ब्लैक टॉप के साथ साथ इंडियन आर्मी ने अभी फिंगर 4 के कुछ स्ट्रेटेजिक हाइट के ऊपर भी दोबारा अपना पैर जमा लिया है। लिपुलेख के पास अभी इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट पर नजर रखने के लिए नेपाल की तरफ से अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया जा रहा है। चेक रिपब्लिक और जर्मनी के साथ साथ पूरा यूरोपियन यूनियन अभी किस वजह से चाइना के खिलाफ हो गया है। चाइना अभी म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान में लॉजिस्टिक बेसेस को किस वजह से बनाना चाहता है। क्या भारत को वेक्टा के ऊपर लगाए गए बैन्स को हटाना चाहिए और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से B-2 बॉम्बर्स को इंडो पैसिफिक कमांड के अंदर डिप्लॉय करने का असली मकसद क्या है। इन सभी खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना की तरफ से है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 31 अगस्त को भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तरफ से पांगोंग लेक के सदर्न साइड में 3 स्ट्रेटेजिक माउंटेन के ऊपर अपना कब्जा कर लिया गया था। इस इलाके को रेंचिनला कहा जाता है और ये चुशुल से थोड़े ईस्ट साइड में पड़ता है। अब इंडियन आर्मी जिस जगह में मौजूद है इसको ग्रे जोन कहा जाता है, क्योंकि इस जगह में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके भारत और चाइना दोनों के बीच मतभेद है। अब रेंचिनला की बात करें तो ये हिमालयन रीजन में उन 13 जगहों में से एक है जहां पर चाइना की तरफ से मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि माउंटेन के बीच यहां पर नेचुरल गैप मौजूद है जिस पास के जरिए चाइना भारत के ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन लेने के लिए अपनी मिलिट्री को यहां से ला सकता है। लेकिन अभी भारत की तरफ से ब्लैक टॉप और हेलमेट पर कब्जा करने के बाद हमारे पास भी बेहतर पोजीशन आ चुकी है जहां पर हम इजीली चाइना के ऊपर नजर रख पाएंगे। वहीं पर अभी द प्रिंट में भी एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी फिंगर 4 के कुछ स्ट्रेटेजिक हाइट के ऊपर दोबारा अपनी डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसको इंडियन आर्मी की तरफ से रीएडजस्टमेंट ऑफ ट्रूप डिप्लॉयमेंट कहा गया है। क्योंकि फिंगर 4 के बाद यानी कि फिंगर 5 से फिंगर 8 तक अभी चाइना की तरफ से डोमिनेट किया जा रहा है और अभी चाइना की तरफ से ग्रे जोन में भी अपने टैंक्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। वैसे अभी चाइना के सोल्जर जहां पर मौजूद है इंडियन आर्मी के फायरिंग रेंज के अंदर है और फिलहाल चाइना के साथ डिप्लोमेटिक लेवल में बातचीत करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास नेगोशिएशन करने के लिए बेहतर पोजीशन मौजूद है। यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से चाइना को एक तरीके से रोस्ट किया गया है, क्योंकि चाइना के मुताबिक इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके 3 से 4 किलोमीटर तक चाइनीज साइड में चली गई है और चाइना की तरफ से कंप्लेन किया जा रहा है कि भारत की तरफ से एग्रेशन दिखाया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि हम अभी भी चाइना के साथ हर तरीके से डिप्लोमेटिक लेवल में बातचीत करना चाहते हैं और तनाव को कम करना चाहते हैं, लेकिन चाइना को भी अपनी फ्रंटलाइन ट्रूप्स को कंट्रोल में रखना चाहिए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई भी प्रोवोकेशन दिखाने से रोकना चाहिए। अगर आपको याद होगा, ठीक इसी तरीके का एक और स्टेटमेंट कुछ दिन पहले चाइना की तरफ से दिया गया था, जब पहले चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन साइड में घुसपैठ किया था और भारत की तरफ से कंप्लेन किया गया था, तो चाइना की तरफ से ठीक ऐसा ही एक स्टेटमेंट पास किया गया था और अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से चाइना को उसी के लिहाज से जवाब दिया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट भारत, नेपाल और चाइना की तरफ से है। वैसे लिपुलेख को लेकर भारत और नेपाल के बीच चल रहे मतभेद के बीच चाइना की तरफ से भी लिपुलेख के पास उनकी साइड में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया था और उनके साइड में चाइना की तरफ से सरफेस टू एयर मिसाइल सेट को भी बनाने की खबर सामने आई थी। इस वजह से भारत की तरफ से भी वहां पर डिप्लॉयमेंट करना शुरू किया गया था, क्योंकि लिपुलेख के पास अभी चाइना की 150 लाइट कंबाइंड आर्म ब्रिगेड डिप्लॉयड है और इससे बस 10 किलोमीटर की दूरी में चाइना ने एक और बेस बना रखा है जो कि रीइंफोर्समेंट के लिए काम आ सकता है। यहाँ पर चाइना की तरफ से परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनाए जा रहे हैं और अभी तक यहाँ पे 3000 के आसपास जवानों को डिप्लॉय किया जा चुका है। इसी बीच जब इंडियन आर्मी की तरफ से डिप्लॉयमेंट करना शुरू किया गया तो नेपाल की तरफ से अभी उनकी फोर्सेस को इंडियन आर्मी की मूवमेंट के ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया है। नेपाल के पीएम केपी ओली ने नेपालीज आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर इंडियन आर्मी के मूवमेंट को नजर रखने के लिए डिप्लॉय कर दिया है और अभी नेपालीज आर्म पुलिस फोर्सेस की 44th बैटलियन को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। अब यहाँ पर नेपाल के ट्रूप्स को डिप्लॉय करना एक तरीके से आम बात है, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन वाला एरिया है जहाँ पर भारत, नेपाल और चाइना तीनों के बॉर्डर मौजूद है। ऐसे में अगर किसी दो देशों के बीच यहाँ पर तनाव चल रहा होता है तो तीसरे देश को भी अपनी जमीन को लेकर चिंता जरूर रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर नेपाल न्यूट्रल रहने के बदले चाइना के साइड में जाके भारत की जासूसी करने लगेगा और इंडियन आर्मी के ऊपर नजर रखने की कोशिश करेगा तो ये भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। अगला अपडेट B-2 बॉम्बर्स को लेके है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा यूनाइटेड स्टेट की तरफ से B-2 बॉम्बर्स को अपनी
दिएगो गार्सिया नावल बेस में तैनात किया गया था, जो कि इंडियन ओशन में मौजूद है। तब वो सुनी सुनाई बातें सामने आई थी कि यूनाइटेड स्टेट इसे सिसिली, इंडिया और चाइना के बीच बढ़ रही तनाव को देखकर यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है। अभी पिछले 2 दिनों के अंदर जब भारत और चाइना के बीच तनाव फिर से बढ़ने लगा था, तो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से B2 की डिप्लॉयमेंट को लेकर कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किए गए हैं। यूएस एयरफोर्स के ग्लोबल स्ट्राइक कमांड की तरफ से बताया गया है कि वो दिएगो गार्सिया में B2 बॉम्बर्स की पहली ओवरसी मोबाइल ऑपरेटिंग सेंटर को एस्टेब्लिश करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर अब से हमेशा के लिए B2 बॉम्बर तैनात रह सकते हैं। और ये बात अभी चाइना के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि ये पहली बार है जब यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स की बॉम्बर टास्क फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल क्रिस्टोफर कोनार्ड ने बताया है कि ये डिप्लॉयमेंट अभी फ्यूचर बॉम्बिंग मिशन की प्लानिंग के अंदर ही किया जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स अभी दुनिया की किसी भी जगह में बॉम्बिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली चाइना को मैसेज दिया जा रहा है कि अगर वो भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो इसमें भारत अकेला नहीं होने वाला, क्योंकि अभी माइक पोम्पियो के स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि पूरी दुनिया अभी चाइना के खिलाफ हो चुकी है और साथ ही चाइना की तरफ से भारत के खिलाफ जो एग्रेशन दिखाया जा रहा है, इसका विरोध अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सीधे तौर पर किया जा रहा है। साथ ही एक दिन पहले ही गलवान वैली को यूएस की तरफ से ऑफिशियली भारत का बताया गया है। और अभी ये जो B2 बॉम्बर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, इनको इंडो पैसिफिक कमांड के अंदर डिप्लॉय किया गया है और यूएस ने यह भी क्लियर कर दिया है कि इंडो पैसिफिक कमांड भारत के बिना अधूरा है। और यूएस एयरफोर्स की बॉम्बर टास्क फोर्स के कमांडर ने यह भी क्लियर कर दिया है कि B2 यहाँ पर डिप्लॉय करने के पीछे यूएस का मेन एजेंडा अपने करीबी अलाइड कंट्रीज को सपोर्ट करना है और उनकी ताकत को बढ़ाना है और सीधे तौर पर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को सपोर्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। ये बात आप सब जानते ही होंगे कि चाइना अभी इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से ही अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसका ये एजेंडा कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तरफ वो साउथ चाइना सी से निकल नहीं पा रहे हैं और इधर इंडियन नेवी की वजह से जिबूती से भी वो निकल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अभी चाइना की तरफ से इंडियन ओशन रीजन में लगभग 12 देशों में अपनी लॉजिस्टिक बेसेस को बनाने का प्लान किया गया है। ये रिपोर्ट अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से दिया गया है और यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक चाइना अभी पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूएई, केन्या, सेशेल्स, तंजानिया, अंगोला और तजिकिस्तान में अपनी लॉजिस्टिक बेसेस को बनाना चाहता है। इनमें से अगर तजिकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बेसेस अभी इंडियन ओशन रीजन में ही होने वाली है, जो कि चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन रीजन में बेहतर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दे सकती है। यूएस कांग्रेस की एनुअल रिपोर्ट 2020 के मुताबिक चाइना की जिबूती बेस को वो अभी नेवल, एयर और ग्राउंड फोर्सेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर यूएस की तरफ से यह भी संदेह किया जा रहा है कि चाइना अभी नामीबिया, वनुआतु और सोलोमन आइलैंड में भी बेस बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर चुकी है और ये सब एक्टिव होने के बाद चाइना ग्लोबल वाटर में भी सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट को चैलेंज कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर चाइना म्यांमार और श्रीलंका में अपनी लॉजिस्टिक बेसिस को बना लेता है तो ये भारत के लिए भी सबसे खतरनाक बन सकता है। इनमें से श्रीलंका की तरफ से हाल ही में ये बयान दिया गया था कि वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करने वाले हैं और कोई भी ऐसी स्टेप नहीं लेने वाले हैं जिससे भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कोई नुकसान होने वाला है। लेकिन फिर भी म्यांमार में अगर चाइना की तरफ से अपनी बेस को बना लिया जाता है तो ये खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि पहले ही वेस्ट साइड में पाकिस्तान और जिबूती में चाइना के बेस मौजूद हैं, तो ऐसे में वो भारत को दो तरफ से घेर सकते हैं। अगला अपडेट टात्रा ट्रक्स को लेके है। आप सभी को याद होगा एक हफ्ते पहले गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन आर्मी में अब कोई भी टात्रा ट्रक्स को शामिल न करने का फैसला किया गया था और वेक्ट्रा एडवांस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1 साल के लिए कोई भी डील ना करने का निर्णय लिया गया था। इसके पीछे कारण यह था कि 2012 में हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने आरोप लगाया था कि इंडियन आर्मी के किसी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर ने 14 करोड़ रुपए का घूस लेके टात्रा वेक्ट्रा VML के द्वारा बनाए गए लो क्वालिटी के ट्रक्स को इंडियन आर्मी में शामिल करने के लिए क्लियर कर दिया था और ऐसे करीब 600 ट्रक्स को उस वक्त इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था, जो कि एक तो क्वालिटी के लिहाज से काफी खराब थे, साथ ही इनकी प्राइस भी काफी ज्यादा थी। इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से टात्रा के साथ कोई भी डील ना करने का फैसला किया गया था। पर अभी टात्रा के नए ओनर मिकेल स्टारनाड और रेनी मतेरा ने विनम्रता के साथ इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि सरकार की तरफ से टात्रा के ऊपर ये जो बैन लगाया गया था इसको हटाने पर विचार किया जाए, क्योंकि तब टात्रा के ओनर कोई और थे और उनकी गलती की वजह से पहले से ही टात्रा बैंकरप्ट होने वाली थी और अभी टात्रा काफी पनिशमेंट भुगत चुकी है, क्योंकि उनकी मार्केट में जो इमेज था वो काफी खराब हो चुका है, जिसको अभी नए ओनर के तौर पर वो रिबिल्ड करना चाहते हैं। वो एक तरीके से भारत को एश्योर करना चाहते हैं कि अब टात्रा किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं है और अभी जो नए ओनर है उन्होंने इसको ऑक्शन में खरीदा था और वो दोबारा से भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं और सरकार की तरफ से उनको एक मौका देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
और अभी वो भारत को बेहतर से बेहतरीन ट्रक को ऑफर कर सकते हैं, जो कि बदतर से बदतर कंडीशन में भी ऑपरेट किया जा सकता है। अब सरकार तो अपना डिसीजन लेगी, लेकिन आप सबका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि क्या तात्रा को एक मौका देना चाहिए और बैन हटा देना चाहिए, क्योंकि भले ही कंपनी वही है लेकिन घोटाले करने वाले ओनर हट चुके हैं और अभी जो नए ओनर आ चुके हैं वो अभी क्वालिटी के बारे में एश्योरेंस दे रहे हैं और अभी बैन लगाने की वजह से उनको सजा मिलने वाली है जिन्होंने कभी घोटाला किया ही नहीं था। अगला अपडेट यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और कसम से इस अपडेट में आपको मजा आने वाला है। तो रिसेंटली चेक रिपब्लिक की एक टीम ताइवान के विजिट पर जाने वाली थी। इसमें चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट मिलियोस वास्टासेल के साथ उनकी 90 जन की टीम इसी हफ्ते ही ताइवान के गश्त पर जाने वाली है और वहां पर वो ताइवान के प्रेसिडेंट साई वन के साथ मुलाकात करने वाले हैं। इसी बात को लेके 2 दिन पहले ही चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक डायरेक्ट धमकी दी गई थी कि अगर वो ताइवान जाते हैं तो इसका खामियाजा चेक रिपब्लिक को भुगतना पड़ सकता है। अब इसके बाद चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट ने चाइना की इस धमकी भरी मैसेज के लिए माफी मांगने के लिए कहा था और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाके वो पूरा का पूरा लेटर जरूर पढ़ें। आप चाहे तो उसको जाके मेरे ट्विटर आईडी में चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है तो इस इमेज को डिकोड कर लीजिए। उस लेटर में कुछ ऐसा ही लिखा था। इस लेटर में चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट ने चाइना को जो सुनाया वो तो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली माफी मांगने के बाद उस लेटर को उनको पर्सनली मेल करने के लिए भी कहा है। अब यहाँ पर बेइज्जती इंटू 100 हो ही रहा था कि इसमें अब जर्मनी भी कूद पड़ा है और जर्मनी के चांसलर के टॉप डिप्लोमेट ने बताया कि चाइना अपनी हद अभी पार करने लगा है और जर्मनी इस बात को सिर्फ कंडेम नहीं करता है बल्कि यूरोपियन यूनियन के साथ खड़ा है और साथ ही चाइना की धमकी यहाँ पर अब नहीं चलने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।